नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ परिवर्तन श्रृंखला में, विज़डम ऑफ डॉल्फिन में, जो कि जिसकी लेखिका है इलोना सेल्की। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि इलोना के बेसमेंट में एक पति पत्नी आके रहे और जिसके लिए उन्होंने बेसमेंट तैयार किया था और उन्होंने वो कोर्स किया लिविंग फ्रॉम विजन। तो वो जो कपल आया था उसमें जो हस्बैंड था उसका नाम था एल्डन बर्ड। और एल्डन बर्ड कौन था? वो एक ऐसी पर्सनैलिटी का फ्रेंड था जिनका नाम शायद आपने भी सुना होगा, जो बहुत ही फेमस है मेटल बेंडिंग के लिए। इनका नाम है यूरी गेलर। तो ये सिर्फ देख के, जैसे कि मैट्रिक्स मूवी में आपने देखा होगा कि सिर्फ देख के मेटल को बेंड कर देते हैं, छुरी कांटे चम्मच लोहे के रॉड, उनको छूने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ ध्यान की पावर से वो मेटल को बेंड कर देते। तो उन्होंने जब ये पार्टी इसकी थी ख़त्म होने की, कोर्स ख़त्म होने की, तो उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि क्या हम लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे, जितने भी लोग थे ऑर्गेनाइज़र, क्या ये कला सीखना चाहेंगे? और हम सब खुशी से उछल पड़े। कौन नहीं सीखना चाहता फ्रेंड्स? तो बोले हम सब भागते हुए बाज़ार गए, वहाँ से लोहे के चांदी के छुरी कांटे चम्मच खरीद के लाए कि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको सीखेंगे। और इलोना का कहना है कि सारे लोग, मतलब इवन जो कि बहुत ही स्टॉन्च क्रिटिक था हमारे ग्रुप में, जो कि हर चीज़ के लिए बोलता था ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है, ये तुम लोगों ने कैसे कर लिया, क्या ये वास्तविकता में संभव है, ऐसी बातें करता था, वो भी लेके आया क्योंकि वो भी इसको सीखना चाहता था। तो एल्डन ने ये सेशन की शुरुआत की ये बोल के कि हम सब पूरी तरह से रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे। और फिर उसने इनका ध्यान अपने हाथों की ओर लेके आए, जो कि उसने बताया कि आपके हाथ जो हैं जिसमें चम्मच और कांटे आपने पकड़े हैं ये गर्म हो रहे हैं। उसने कहा आपके सर के ऊपर एक सूरज है जो कि गर्मी लगातार आपके शरीर में भेज रहा है और उस गर्मी से आपके हाथ गर्म होते चले जा रहे हैं। और ये छुरी कांटे चम्मच जो आपने पकड़ा, जो भी चीज़ पकड़ी है हाथ में, ये गर्म होती चली जा रही है। उसने कहा कि उस स्ट्रेंथ को महसूस करिए, उस गर्मी को, उस पावर को महसूस करिए। और ये कहती हैं कि उसके बाद जो हुआ वो तो असाधारण था, अनबिलीवेबल जिसको ये बोलती है। क्योंकि जैसे ही एल्डन ने बोला बेंड बेंड बेंड, और सबके हाथों में छुरी कांटे जो भी था उनके हाथ में मेटल, वो अपने आप मुड़ने लगा जैसे कि वो मक्खन का बना हुआ है। तो बोली मैंने अपनी आंखों के आगे जो फिजिकल लॉज जिनको हम मानते हैं, ये तो पत्थर की लकीर है, ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, उनको सबको बेंड होते टूटते देखा, उन सब फिजिकल लॉज को। इलोना कहती हम सब इतने खुश, इतने एक्साइटेड थे, हम सब उछलने लगे, डांस करने लगे, खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगाने लगे क्योंकि हमने असंभव कर दिखाया था। इलोना कहती है कि हम सब ने कलेक्टिवली मिलके हमने एक अपने आप को प्रूव किया था कि हम सबसे अलग हैं, क्योंकि हम सब इन सीमाओं से परे सोच पा रहे हैं। इनका कहना है कि हम सबके अंदर एक डिज़ायर होती है टू बिलोंग, मतलब समाज में जो कुछ जैसा है हम उसके अनुसार रहें, उसके अनुसार कार्य करें। लेकिन ये क्या करती हैं, ये सीमाएं हमारी लिमिट्स बन जाती हैं और हम इन लिमिट्स के परे सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। तो जब हम अपने आप को अलाउ करते हैं, लेट गो, जाने देना, और इस पर बिलीव कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो हम वाकई में कर सकते हैं। ये ठीक है, ये सेफ हेवन है हमारे लिए। सोसाइटी में जो सीमाएं बनाई गई हैं, इसमें हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारा विकास उस स्तर तक हो चुका है कि हम इन चीज़ों को अपना सकते हैं, तो हमें ज़रूर इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना चाहिए। इलोना कहती है कि सिर्फ एक व्यक्ति जो बहुत ही स्टॉन्च क्रिटिक जिसके बारे में इन्होंने बताया था, सिर्फ उसके छुरी कांटे नहीं मुड़े, हम सबके मुड़ गए और वो बड़ा ही निराश भी हो गया। लेकिन इनका कहना है कि जब हमारे माइंड में इतने क्वेश्चंस होते हैं और हम बिलीव नहीं करते, तो हम ये नहीं कर सकते, ये बात प्रूव हो गई थी। तो खैर वो निराश व्यक्ति थोड़ी देर हमारे साथ रहा, फिर उसके बाद अचानक वो उसने कहा कि अब मैं चलता हूँ। और वो अपने छुरी कांटों को हाथ में लेके ऐसे चलता हुआ और जा रहा था बाहर की, अचानक वो चिल्लाने लगा आई डिड इट, क्योंकि उसके छुरी कांटे भी उस वक्त मुड़ने लगे। तो इलोना कहती है कि क्या ऐसा हुआ कि उसके छुरी कांटे पहले ना मुड़ के बाद में मुड़े? क्योंकि उस क्षण में उसने लेट गो कर दिया था।
तो कई बार इलोना कहती है कि ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम बहुत कोशिश करते रहते हैं कि ये काम हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन वो नहीं होता। और जिस क्षण हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो, अब जाने दो इसको, अब जो हो सो हो, और उसी क्षण वो काम हो जाता है, क्योंकि तब हम उस ज़ीरो पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। हम लेट गो कर देते हैं, सारे फोर्सेस जो हमने यहाँ वहाँ से लगाए हुए हम उनको हटा देते हैं, उनको डिसॉल्व कर देते हैं। तो इलोना कहती है कि लर्निंग टू लेट गो करना, छोड़ देना, जाने देना, ये हमारे जो कोर्स है लिविंग फ्रॉम विजन, इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लेट गो ही आपको उस ज़ीरो पॉइंट पे लेके आता है जहाँ से आप कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। इलोना कहती है हमारी लाइफ जो है एकदम फ्लॉलेसली, एकदम स्मूथली बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं हम कर रहे हैं, और हम इतना सेटिस्फाइड थे इस कोर्स से और इसके रिज़ल्ट से कि मैंने तय किया कि क्योंकि मैं जर्मनी में पली बढ़ी हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने इस कोर्स को जर्मन में ट्रांसलेट किया और पढ़ाने का निश्चय किया। अब इलोना कहती हैं कि ये सब होने के बाद फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारे पास थोड़ी पैसे की कमी हो रही है, क्योंकि हमें टैक्सेस देने थे और हमें हवाई की अगली यात्रा भी हमने प्लान करके रखी थी, जो कि डॉल्फिन्स के साथ हम समय बिताना चाहते थे अगले साल। उसके लिए भी पैसा चाहिए था, और ये सब ध्यान में रख के बोले हमने फिर से लिविंग फ्रॉम विजन कोर्स पढ़ाना शुरू किया। और जब तक कि हम उस कोर्स को आधा पढ़ा पाए थे, हमारे पास इतना पैसा आ गया कि हम अपने टैक्सेस दे पाए, और कोर्स को पूरा पढ़ाते पढ़ाते तक तो हमारे पास इतने फंड्स आ गए थे कि हमारी हवाई की यात्रा भी उसमें कवर्ड हो गई। इलोना कहती है मेरे हस्बैंड जो है वो ड्राइंग सीखने की उनके अंदर इच्छा थी, क्योंकि वो जो ड्राइंग करते थे वो बड़ी बेसिक थी, तो उनके अंदर ड्राइंग सीखने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। और ये कहती है कि उस समय मैं नहीं समझ पाई कि यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है, तो लेकिन ये ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में कैसे फिट हो रहा था ये मुझे बाद में समझ में आया, क्योंकि बाद में हमारा जितने भी सीडीज़ थी या एडवर्टाइजमेंट्स थे नेशनल पेपर्स में या बिलबोर्ड्स में, या जो भी हमारे बुक्स थी, उन सब के कवर डॉन ने ही डिज़ाइन किए। अब एक छोटा सा अनुभव अपना बताती है इलोना कि एक बुद्धिस्ट रिट्रीट हमने अपने टाइम ट्रेवलर गुरु के साथ प्लान की थी, जिसमें कि उन्होंने टाइम ट्रेवलर ने उसको कैंसिल कर दिया। तो मैं और डॉन चूँकि हम पैसा दे चुके थे, तो हमने सोचा कि हमें यहाँ जाके एक हफ़्ता रहना चाहिए। तो हम वहाँ जाके रुके उस बुद्धिस्ट सेंटर में, बहुत खूबसूरत था, वहाँ एक लेक था, वहाँ हमने बहुत बढ़िया ध्यान किया और अच्छा समय बिताया। और एक शाम जब मैं वॉक करके वापस आ रही थी, तो मैंने देखा कि लेक है, उसके ऊपर एक बादल आधा छाया हुआ है, वहाँ पे कुछ पेड़ हैं, और सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ कि अरे ये विजन तो मैंने देखा था। तो ये कहती है कि मैंने एक बार ध्यान में ये विजुअलाइज़ किया था कि यहाँ ऐसी जगह होगी जहाँ हम शांति से बैठ के ध्यान करेंगे। तो इनका कहना था कि कोई भी चीज़ जो आप ध्यान में देखते हैं, आप विजुअलाइज़ करते हैं, वो मैनिफेस्ट होने की पावर रखती है, और ये मैनिफेस्टेशन होना था, ये शांति मुझे चाहिए थी, इसीलिए हमारी रिट्रीट कैंसिल हुई और हम यहाँ आए। इलोना ने बताया कि जो डॉन ने कोर्स किया ड्राइंग का, उस कोर्स का नाम था ड्राइंग फ्रॉम योर राइट ब्रेन। फ्रेंड्स, हम सब कुछ लेफ्ट ब्रेन से करते हैं, लेकिन जो हमारा आर्टिस्टिक ब्रेन है, जो हमारा इंट्यूटिव ब्रेन है, वो है हमारा राइट ब्रेन। तो बेटी एडवर्ड्स नाम की एक टीचर का नाम ये बताती हैं, जो कि राइट ब्रेन से ड्राइंग करना सिखाती हैं, और ये भी बताती हैं कि वो कितना मिराकुलस है, मतलब उसको जादू से कम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बिफोर और आफ्टर कुछ हफ्तों के बाद की पिक्चर्स लेती हैं। तो जब पहले बिफोर वाली पिक्चर डॉन की थी कि उनसे कहा गया कि एक पोर्ट्रेट बनाओ, तो डॉन ने इलोना का पोर्ट्रेट बनाया, और वो कैसा था, एक गोला था जिसमें 2 आंखें थी और एक मुंह था, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी उस समय तक इतनी ही थी, स्टिक फिगर, नीचे 2 स्टिक हाथ के और 2 पैर के उन्होंने बना दिए थे। और उसके कुछ हफ्ते बाद जब डॉन ने वापस इलोना का पोर्ट्रेट बनाया, तो क्या ज़बरदस्त वो इलोना कहती है उसमें शेडिंग की थी पेंसिल से, उन्होंने लाइट डार्क जो उसका लाइट के जो रिफ्लेक्शन थे वो दिखाए थे, मेरी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव, मेरे बाल। तो मुझे खुद ही भरोसा नहीं हुआ कि ये जो कोर्स है ये कितना ज़्यादा प्रभावशाली है। आगे इलोना एक और अपना अनुभव शेयर करती है। इनके कोर्स में एक लेडी आई थी जिसने कि अपना अनुभव बताया कि मैं बहुत सालों से आध्यात्मिक हूँ, ध्यान इत्यादि करती हूँ, और कुछ साल पहले
मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उस लेडी ने बताया। वो जो बॉयफ्रेंड था वो रियल एस्टेट डेवलपर था और उसके पास एक ज़मीन थी वहाँ पे यूता नाम की जगह में, जहाँ पे वो उस ज़मीन को कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहा था तो वो भी नहीं हो पा रही थी, और अगर उसको वो बेचने की कोशिश कर रहा था तो वो बिक भी नहीं रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो ज़मीन नहीं बिक पाती थी। तो इस लेडी ने कहा अपने बॉयफ्रेंड से कि अगर तुम कहो तो मैं कुछ ध्यान करके, कुछ मेडिटेट करके इस ज़मीन से कनेक्ट करूं और उससे पूछूं कि तुम क्या चाहते हो। हालांकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति था, उसका बॉयफ्रेंड। वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो शायद कोई तरीका निकल आए। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम उससे ज़मीन के साथ कनेक्ट करो। तो उस लेडी ने बैठ के ज़मीन के साथ कनेक्ट किया और उसने उसके साथ बातचीत की, और उसने ये पाया कि जब उसने ज़मीन से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो उसने पाया कि ज़मीन जो है उसकी भावनाएं ठीक नहीं है। ज़मीन कहती है कि मुझे बहुत अपमानजनक लगता है, बहुत डिस्क्रेडिटेड लोगों ने मेरे साथ, अभी से नहीं कितने सालों से वो ज़मीन का टुकड़ा वहाँ था, और उसका कहना है कि इतने सालों में लोगों ने मुझे बिल्कुल भी समझा नहीं, देखा नहीं, मेरी इज्जत नहीं की, मेरे साथ बदसलूकी की इतने सालों में। और न केवल मेरे साथ, ये जो सारी स्पिरिट्स ज़मीन में रह रही हैं। फ्रेंड्स, हम जहाँ भी जाते हैं, अगर आप देखें तो हम पुराने समय में सुना करते थे कि जब हम कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं तो वहाँ पर यक्ष रहते हैं, गण रहते हैं, किन्नर रहते हैं, बहुत सारे सोल्स रहते हैं। तो उसने बताया कि इन सब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है और मुझे इसलिए बहुत दुख होता है, और इसलिए वो किसी भी तरह की एक्टिविटी को अपने अंदर, अपने ऊपर नहीं होने दे रही थी। तो उसने पूछा लेडी ने कि तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए कि तुमको हमारा प्यार, हमारा जो इज्जत है, जो सम्मान है, जो ऑनर तो जो तुम चाहती हो वो वापस मिले। तो उसने कहा कि तुम मेरे लिए एक सेरेमनी करो, और उसमें ना केवल मेरे लिए, ये सब जितनी स्पिरिट्स हैं इनके लिए, और साथ ही तुम कुछ इस तरह का प्लान करो जिससे कि मुझे फील हो कि ये ज़मीन जो है, इसका पर्पस जो है, जो जिसके लिए यूज़ होने वाली है, ये कुछ बहुत अच्छा पर्पस है, केवल पैसे कमाना या उसका उपयोग करना नहीं है। तो लेडी कहती है कि हमने उस ज़मीन में एक छोटा सा लेक प्लान किया, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें प्लान की, और उसके बाद हमने एक सेरेमनी की। उस सेरेमनी में उस ज़मीन के लिए हमने प्रार्थना की, उसको सम्मान दिया, और उसके बाद उन स्पिरिट्स को भी सम्मान दिया, और उन सब का सहयोग मांगा कि हम सब मिलके कुछ अच्छा इस पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम लोगों के यहाँ एक कितना अच्छा चलन है कि हम कुछ भी बनाने चलते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भूमि पूजन। और ये कितना इम्पोर्टेंट है आप इस बात से समझ जाएंगे कि जिस पृथ्वी के जिस हिस्से में आप रहने वाले हैं उसका सम्मान करना, उसको ड्यू क्रेडिट देना। ऐसा नहीं कि बस ये ज़मीन पड़ी और हम जाके इसमें रह जाएंगे। उसको ड्यू क्रेडिट देना, उसको प्यार देना, और वहाँ रहने वाली सभी आत्माओं को, सोल्स को प्यार देना, और तब हम मिलके इसमें को क्रिएशन में इस किसी घर के या जो भी हम बनाना चाहते हैं प्रतिष्ठान, उसके को क्रिएशन में भागीदार होके तभी हम एक सफल क्या कहना चाहिए एंटिटी, एक सफल अपना जो भी अभियान जो हम करने वाले हैं उसको बना सकते हैं। तो इलोना कहती है कि वो लेडी जो है ये सब करने के बाद जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ज़मीन को बेचने का प्रयास किया तो वो तुरंत बिक गई, और वो भी हैरान रह गया, जो कि कुछ भी इन बातों को नहीं मानता था। उसको मानने पर मजबूर होना पड़ा कि ये कितना ज़्यादा आवश्यक है इस धरती पर रहने वाले हर जीव राशि का, हर कण कण का सम्मान करना और उन तक अपना प्यार पहुंचाना। तो इलोना कहती है कि जब मैंने उस लेडी से एक किस्सा सुना तो मुझे एकदम से ध्यान आया डॉल्फिन्स के बारे में, क्योंकि बहुत न्यूज़ आ रही थी कि क्योंकि क्या होता है कि डॉल्फिन्स जहाँ तैरती हैं, पता नहीं किस कारण से ट्यूना के झुंड भी डॉल्फिन के पॉड्स के नीचे ही तैरते हैं। तो जब फिशरमैन जो डॉल्फिन्स को ट्यूना को पकड़ना चाहते हैं, उनका डॉल्फिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जब पकड़ते हैं ट्यूना को तो उनके साथ बहुत सारी डॉल्फिन्स भी पकड़ी जाती हैं, और उन डॉल्फिन्स को वो वापस छोड़ने का कष्ट नहीं करते हैं पानी में, उनको वो ऐसे ही डाल देते हैं और बेचारी डॉल्फिन्स की
मृत्यु हो जाती है। तो पेपर में बहुत सारी न्यूज़ उस समय आ रही थी कि डॉल्फिन्स जो है इस तरह से हज़ारों लाखों डॉल्फिन्स जो हैं, निर्दोष डॉल्फिन्स जिनकी हत्या हो रही है, और ये देख देख के इलोना बहुत मन ही मन दुखी थी। तो जब उन्होंने इस लेडी की बात सुनी तो उन्होंने मन ही मन तय किया कि मैं भी डॉल्फिन्स के लिए कुछ करने की कोशिश करती हूँ इस तरह से। और फिर उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो एक मेडिटेशन करेंगी। तो इस ध्यान के पहले इलोना थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हैं व्हेल्स और डॉल्फिन्स के मामले में। ये कहती है ये कैटेशियन फैमिली को बिलोंग करती हैं। डॉल्फिन्स को स्मॉल व्हेल्स भी कहा जाता है, लेकिन ये हमारी तरह हैं। ये बच्चों को जन्म देती हैं, उनको ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनको दूध पिलाती हैं और उनको तब तक अपने साथ रखती हैं छोटे बच्चों को जब तक कि वो उनकी जो बेसिक लैंग्वेज या भाषा है वो ना समझने लगें, वो शिकार करना ना सीख लें, वो रूल्स ना सीख लें समुद्र में रहने के। हर जगह जीवन जीने के फ्रेंड्स कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। और ये कहती है कि उनकी जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ है वो हमारी तरह होती हैं, यानी कि शुरू में हम जब हमारे बच्चे जो होते हैं उनका भाषा का जो वो स्तर होता है बहुत कम होता है। कुछ शब्द बोल पाते हैं, फिर कुछ और सीखते हैं, फिर और सीखते सीखते हमारी कैपेबिलिटीज़ भाषा में गहरी होती चली जाती है सीखने की, और भाषा का हमारा वोकेबुलरी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा ही इनके साथ डॉल्फिन्स के साथ होता है। इनके बच्चे शुरू में थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा इनकी होती चली जाती है। ये कहते हैं कि व्हेल्स के साथ साथ डॉल्फिन्स भी बहुत ही इवॉल्व बीइंग है इस प्लैनेट पे, ह्यूमंस से भी ज़्यादा। और हमारे ब्रेन्स जो हैं पिछले 40,000 साल में जो डेवलप हुआ है, जबकि इनके ब्रेन लाखों साल से डेवलप हो रहे हैं। तो ये हमसे कहीं ज़्यादा इवॉल्व्ड है। जो कैटेशियन फैमिली है व्हेल्स और डॉल्फिन्स की, ये पहले धरती पर ही रहती थी और इसलिए ये हवा में सांस लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये समुद्र की तरफ चली गई और समुद्र में रहने लगी। और अभी भी इनके जो पंख हैं उसमें जो उंगलियों की जो बोन्स हैं, फिंगर बोन्स, उसके वो देखे जा सकते हैं अवशेष। तो फ्रेंड्स ये कहती हैं हमको तो ग्लोबल नेटवर्क के लिए सेलफोन की ज़रूरत पड़ती है, सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन व्हेल्स और डॉल्फिन्स का ग्लोबल नेटवर्क है, उनको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं है अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। एक डॉल्फिन अगर यहाँ है तो वो किसी भी इस पृथ्वी के किसी भी कॉर्नर में स्थित दूसरी डॉल्फिन से सोनार के द्वारा अपने क्या कहना चाहिए टेलीपैथी के द्वारा वो उससे कनेक्ट कर सकती है, उससे बातचीत कर सकती है। ये कहती है कि आजकल ह्यूमंस जो है वो लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस भेज रहे हैं समुद्र में, जो कि कुछ ढूंढने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, प्रयास करने के लिए जो कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये सब जो है डॉल्फिन्स का जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम उसको डिसरप्ट कर रहा है। ये ऐसे ही है जैसे कि एलियंस कहीं से धरती पर आएँ और वो इस तरह की फ्रीक्वेंसी पूरे धरती पर फैला दें कि हमारे जो सारे ठप हो जाएं टेलीफोन लाइंस और हमारे मोबाइल्स, और हम ये कम्युनिकेशन है हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। वही काम हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए ह्यूमंस, इलोना कहती है, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। इलोना कहती है कि मुझे याद आया कि किस तरह से हमारे टाइम ट्रैवलर ने वो किस्सा बताया था जिसमें वो ऑरेंज क्लाउड था वॉर गेम्स का, जिसको कि पीस गेम में बदला था। तो मैंने उससे प्रेरित होके और उस लेडी की बात सुन के सोचा कि अब मैं ध्यान करके और कोशिश करूँगी जो डॉल्फिन जो मारी जा रही हैं वो कौन सी कंपनीज़ है उनसे कांटेक्ट करने की। तो ये कहती है कि मैं आराम से ध्यान में बैठ गई और फिर मैंने देखा कहाँ पर ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई, प्रकाश वाले और ज़ीरो पॉइंट पे ऊपर, और धरती पे कहाँ पे मेजर ऐसी जगह है जहाँ पर ये कंपनियां काम कर रही हैं, जहाँ पे डॉल्फिन्स मारी जा रही हैं। तो मुझे ध्यान में 3 जगह दिखाई दी जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो रही थी हत्या, और ये 3 कोस्टल एरियाज थे। एक कैलिफोर्निया में था एक कंपनी, दूसरी कंपनी इनको जापान में दिखाई दी, और तीसरा इनको जो जगह दिखाई दी, लाइट दिखाई दी, वो थी टेक्सास के बे में, वहाँ दिखाई दी। तो फिर बोलती मैंने एक एक करके कंपनीज़ के साथ एनर्जी भेजी अपनी और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो जो जापान में जो कंपनी है उसकी एनर्जी बहुत ही सख्त लगी, बहुत हार्ड थी, मैं उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने टेक्सास में कोशिश की, तो टेक्सास की जो टेक्सन कंपनी थी वो भी उतनी ज़्यादा ओपन नहीं थी बातचीत के लिए, उसकी एनर्जी भी हार्ड थी। लेकिन जब मैंने कैलिफोर्निया कोस्ट पे जो कंपनी थी
उस तक अपनी ऊर्जा को भेजा तो मुझे लगा कि वहाँ कोई मेरी ऊर्जा को रिसीव कर रहा है, मतलब वो कम्युनिकेट करने के लिए तैयार है। तो कहती हैं कि जिस तरह से डॉल्फिन के पॉड्स का मैंने लीडर से बातचीत की थी, इसी तरह से मैंने ध्यान में पूछा कि क्या इस कंपनी का कोई लीडर है जो कि मेरे से बात कर सकता है, और मुझे उसका तुरंत ही रिप्लाई आ गया। तो जैसे ही ध्यान में वो रिप्लाई, मुझे लगा कि हाँ वो कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, वहाँ पे कोई रिसीव कर रहा है मेरी ऊर्जा को। तो मैंने उसको वो पिक्चर्स जो मेरे मन में थी, जो डॉल्फिन्स के मर्डर की, कि किस तरह से लाखों ढेर सारी डॉल्फिन्स पड़ी हुई हैं, हज़ारों मरी हुई, वो मैंने उसको पिक्चर भेजी और मैंने उससे पूछा वाई, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग। तो उसका जवाब आया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, हमको ये काम मिला हुआ है कि हमें ट्यूना पकड़ के, क्योंकि लोग पसंद करते हैं ट्यूना सैंडविच, तो इसलिए हम ट्यूनास को बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको चाहिए, इसलिए हम ये काम करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारी कंपनी में ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका घर हमारे इस बिज़नेस से चलता है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये हमारी कमाई का साधन है जिससे कि हम बहुत सारा और भी कार्य करते हैं। तो ये कहती हैं कि मैंने उससे पूछा कंपनी से कि क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता है कि जिससे कि आपकी कंपनी भी अच्छे से चलती रहे सुखद तरीके से, और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी घर चलता रहे, उनको भी समुचित व्यवस्था, उनके भी खान पान की पैसे की रहे। तो उस कंपनी की एनर्जी ने मुझे जवाब दिया, वाई नॉट, क्यों नहीं। तो इलोना कहती है कि फिर मैंने इमेजरी के रूप में उसको देखा कि जो संभावना है जहाँ के बिना डॉल्फिन को मारे हुए ये कंपनी चल जाए और इनके घर भी चल जाए, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी सुख साधन नष्ट ना हो। तो मुझे एक पहाड़ दिखाई दिया बहुत ऊंचा सा, जिसके ऊपर बड़े सुंदर फूल थे, पूरे नीचे तक चले जा रहे थे ढलान पे। तो इलोना कहती है इमेजरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम इस इमेज को, मैं इस कंपनी को या ऐसे डॉल्फिन के मर्डर्स को देखूंगी, तो मैं उस इमेज को देखूंगी जो कि सुंदर थी, जहाँ की ये कन्वर्ट हो चुकी है, वो ऊर्जा इस ऊर्जा में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये इमेज इन्होंने देखी और इनको इस इमेज को उन्होंने मन में बसा लिया, और उसके बाद ये ध्यान से धन्यवाद देती हुई उस कंपनी को और सारे जो इनविजिबल बीइंग्स थे और जिन्होंने इनकी मदद की थी, जिस डायमेंशन में ये गई थी, उन सबको धन्यवाद देती हुई ये ध्यान से बाहर आ गई। इलोना कहती है कि मैंने बिल्कुल भी डाउट नहीं किया उसके बाद कि क्या ये वास्तविकता में हुआ या ये नहीं हुआ या ये मेरा इमेजिनेशन था। मैंने एक भी ऐसा विचार अपने मन में नहीं आने दिया, उसको वहीं रोक दिया। दोस्तों, लाइफ एक प्लेग्राउंड है जहाँ हमारी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हम कैपेबल हैं बनने के लिए, वो हमें बनना है, लेकिन साथ ही लेसन सीखना है कौन से, लव के, एक्सेप्टेंस के, कनेक्टिविटी के, कि हम कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे से, ये हमें जानना ज़रूरी है। और इसीलिए ये जो इमेजरी वर्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम वो खूबसूरती क्रिएट करते हैं जो हम अपने बाहर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये इमेजरी वर्क इलोना ने अभी तक अपने जीवन में किया और सक्सेसफुली किया, लेकिन क्या ये संभव है ग्लोबल स्केल पर, ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।